अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं रामीन सैयद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम ज़ेरे बहस। नाज़रीन, आज बड़ा हाई वोल्टेज टाकरा होने जा रहा है एशिया कप में। पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, आर्च राइवलरी रहती है इन दोनों टीम्स के दरमियान और ये इसलिए भी ज़्यादा इंटेंस हो चुकी है क्योंकि पॉलिटिकल सिचुएशन काफ़ी इंटेंस नज़र आ रही है इंडियन साइड पे, क्योंकि उनका ये वतीरा रहा है हमेशा से कि वो मैच में, क्रिकेट में घुसेड़ते हैं पॉलिटिक्स को, डर्टी पॉलिटिक्स को। इंडिया में हो रहे हैं प्रोटेस्ट कि जी मैच का बॉयकॉट किया जाना चाहिए था, जाना ही नहीं चाहिए था, तमाम मैचेस फॉरफिट कर देने चाहिए थे। लेकिन पाकिस्तानी साइड ज़ाहिर है, हम वी जस्ट वांट टू सी गुड क्रिकेट एंड व्हाट वी आर रूटिंग फॉर इज़ दैट ओनली। तो आज अभी टॉस हुआ है और टॉस में पाकिस्तान ने जीत कर बैटिंग का फैसला किया है। तो पाकिस्तान की स्ट्रैटेजी के हवाले से कि किस स्ट्रैटेजी के तहत जाना चाहिए, फिर जो हमारा बैटिंग लाइनअप जो हमें ओमान के ख़िलाफ़ देखा था, क्या उसी को सस्टेन करना चाहिए या उसमें कुछ चेंजेस होनी चाहिए, बॉलिंग अटैक पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, स्पिन अटैक, ये देखना बहुत ज़रूरी है। इसी पर बात करेंगे प्रोग्राम के पहले हिस्से में। मुझे ज्वाइन करें सीनियर तजियाकारों का ज़बरदस्त पैनल, नजम साकिब साहब, ज़फ़र लाली साहब और पीजे मीर साहब मेरे साथ लाहौर स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। आप सभी का बहुत शुक्रिया। साकिब साहब, एक तो पॉलिटिकल सिचुएशन पे बात करेंगे ही, जो मोदी सरकार वहाँ पे कर रही है, जिस तरह से पॉलिटिसाइज़ किया जाता है क्रिकेट को, वो कितना कंडेमेबल है। दूसरा ये कि पाकिस्तान ने टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला किया है, इसको कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, मैंने अभी टीम देखी है और उसमें तकरीबन वही टीम है जिसने ओमान के खिलाफ खेला जी। उसमें आपका जो दोनों आपके हैं स्पिनर्स, अबरार भी है उसमें और सुफियान भी है, हारिस रऊफ नहीं है जी। मुझे ये पता है कि हमारे पास जब इंडिया पाकिस्तान का होता है ना जी टाकरा, किसी भी महाज पे, किसी भी जगह पे, किसी भी पिच पे, बाय द वे ये नई पिच है जी। तो ज़रा ध्यान से, ख़ास तौर पे बुमराह को और कुलदीप को, इन दो को ज़रा ध्यान से खेलना है। ये नहीं है कि इनके 8 ओवर्स में आपने कुछ करना ही नहीं है, लेकिन ज़रा ध्यान से, टुल्ले नहीं लगाने। अच्छा, तो बहुत ही ध्यान से हो जाता है, डॉट बॉल खेलना शुरू कर देते हैं और नहीं, मैं इसीलिए कह रहा हूँ ना कि आप उसमें ध्यान से खेलें, टुल्ले नहीं लगाने आपने। ख़ास तौर पे कुलदीप का जो है ना 4 ओवर का स्पेल जो होगा, वैसे तो उनके पास अक्सर पटेल है, यानी वो भी बड़ा अच्छा यानी स्पिनर है। अच्छा जी। अभी ये है कि इस टीम ने जो परफॉर्मेंस दी है आपकी ओमान के, उसके 2 गेंदों पे 2 आउट होते हैं आप जी, बशमूल आपके कैप्टन के, तो वो शायद इस तरह खेल रहे थे कि क्लब की टीम नहीं खेलती कि चलो ठीक, वो भाई हर मैच इंपॉर्टेंट है। Exactly. अच्छा, इसमें सिर्फ एक बात करूंगा कि जब भी पाकिस्तान और इंडिया का होता है मुकाबला क्रिकेट में, तो जाहिर है कि दुनिया का बहुत बड़ा ये एक इवेंट होता है, यानी क्रिकेटिंग में ये उसी तरह है जिस तरह अगर आपको ब्राज़ील और अर्जेंटीना का सॉकर का मैच है जी। या स्पेन में चले जाएं तो रियल माद्रिद और उसके बाद बार्सिलोना का मैच है, कि ना सिर्फ खिलाड़ी आपस में खेल रहे होते हैं और एक तरह से लड़ रहे होते हैं, जो अवाम होती है जी। परसों मैं मैच देख रहा था ये ओमान का, तो मेरे साथ कुछ 2-3 नौजवान पाकिस्तान की किट्स पहन के ना तो बैठे हुए थे, मेरे साथ मैच देख रहे थे। अच्छा, तो मैच जीता तो मैंने उनसे कहा कि अच्छा भाई अब क्या है, यानी कल जो है वो मैंने और आपने प्रैक्टिस करनी है और आए ज़रा चलते हैं कल ना, ये थोड़ा सा देखते हैं बैट शैट पकड़ के। तो उन्होंने कहा छोड़े सर, कल क्या करना है, मैं तो परसों की तैयारी कर रहा हूँ। अच्छा, ये उस नौजवान ने कहा, तो उससे मुझे ख्याल आया कि ज़रा देखिएगा कि अवाम पाकिस्तान इंडिया के मैच की तैयारी करती है। इससे अंदाजा लगाइए कि कितना अहम हो जाता है ये इवेंट, कि हम उसमें यानी पिच पे जाके, मैदान में जाके तो नहीं खेल सकते। अच्छा, वो एक बात करूंगा, यानी उसके बाद फिर आप यानी जो हमारा पैनल है वो मौजूद है बड़ा ज़बरदस्त इस मौजू पे बात करने के लिए जी। देखिए, ये बात करना कि जी ये बहुत बड़ा मैच है, पाकिस्तान इंडिया लड़ाई हुई, बुनियानुन मरसूस हुआ, फलाना हुआ और खिलाड़ियों के पीछे फलाना एक पूरी दास्तान है। मेरे ख्याल में आज के मैच में पहली तो आपको ये ब्रेकिंग न्यूज़ दूं कि पाकिस्तान जीतेगा। अच्छा, ठीक है जी। और अगर मीर साहब ने कहा ना कि इंडिया जीतेगा, तो फिर ज़रा मुझे दोबारा माइक ज़रूर दीजिएगा। पाकिस्तान जीतेगा। जो काम की बात है वो ये है कि आपने आसाब की, अगर ये गेम है, अगर ये नर्व्स का खेल है तो नर्व्स को अगर आपने कंट्रोल करना है तो इस तरह नहीं करना कि मॉर्बिडिटी आ जाए कि आप इस तरह कर, इस तरह से नहीं,
कॉन्फिडेंस के साथ आसाब पे कंट्रोल करना है। और ये जो हमारे कोचेस हैं ना, वो हमारी बात सुने हम क्या कह रहे हैं कि कोई भी प्लेयर अगर ये कहे ना कि नहीं जी हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हो बिल्कुल इजी लिया हुआ हमने जी, कोई मसला ही नहीं, इट इज अनदर गेम, इट इज नॉट अनदर गेम, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट गेम। और ये जो एनकाउंटर है पाकिस्तान इंडिया का, तो आपने नर्व्स पे देखना है दोनों टीमों में से किसने अपने नर्व्स पे कॉन्फिडेंस के साथ, ये नहीं कि अंदर भूचाल है और ऊपर से आप जाहिर कर रहे हैं। हाँ। ये वो बॉटम लाइन है जो मेरे नजदीक ऑस्ट्रेलिया और आप ले लीजिए इंग्लैंड को, पाकिस्तान और इंडिया को ले लीजिए, और मुझे ये किसी वजह से हंच कह लीजिए, पेशन गोई कह लीजिए कि आज पाकिस्तान जीतेगा। चलें जी, आपके मुंह में घी शक्कर नजमुल साकिब साहब, हम भी यही उम्मीद कर रहे हैं। ज़फ़र लाली साहब, भौचाल की बात की और नर्व्स की बात की नजमुल साकिब साहब ने। मसला ये है कि जो भौचाल लेकर आ रही है असल में वो है मोदी सरकार, बीजेपी के जो इंतहा पसंद हैं, जो कि बीसीसीआई को मुसलसल ये बोलते रहे और अवाम में भी उन्होंने प्रोटेस्ट होल्ड किए कि जी ये जो मैच है पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हमें ये खेलना ही नहीं चाहिए, क्योंकि अभी तो हमने उनसे वॉर लड़ी है और हम हारे हैं, शायद उसकी सुबकी है जिसकी वजह से वो मुँह नहीं दिखाना चाह रहे। बट व्हाट डू यू से अबाउट दिस एज वेल एज पाकिस्तान की टीम वर्सेस इंडियन टीम? अगर आप कंपैरिजन ड्रॉ करना चाहें स्पिन अटैक का, बैटिंग लाइनअप का, कौन सी आपको साइड बेहतर लगती है? देखिए, सीधी सादी बात तो ये है किस किस्म का एटमॉस्फेयर है, आप एक एस्टिमेट करें। देखिए हमारा साइड जो है मेरे ख्याल में लेस एक्सपीरियंस है और शायद लेस टैलेंटेड भी हो। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि लेस एक्सपीरियंस है, वो तो है, मगर लेस टैलेंटेड इसलिए कि आप अगर ये दो सीमर्स हैं उनके, दो फास्ट बॉलर्स, उनको आप कंपेयर करें तो इनका मोर विकेट्स उन्होंने लिया है और उनकी इकोनॉमी रेट्स भी बेहतर है, और इकोनॉमी रेट्स मैटर इन 2020 क्रिकेट। दूसरी बात यह है कि स्पिनर्स जो हैं हमारे 3 हैं, उनके 3 हैं, उसमें थोड़ा फर्क कम है, मगर फिर भी उनकी इकोनॉमी रेट शायद थोड़ी बेहतर है, शायद नहीं है। एज फार एज बैटिंग इज कंसर्न, उनके रिकॉर्ड, द बैटिंग रिकॉर्ड्स आर मच बेटर। देखिए हमारे लोग जो नाम थे, क्या नाम है, बाबर आजम, फखर जमान, व्हाट्स द अदर चैप, अब सुना है ये रिजवान और ये रशीद, ये भी नहीं, नसीम शाह भी नहीं, शाहीन क्या नाम, नसीम शाह, ये भी नहीं खेल रहा है। दीज आर पीपल जो मैं सोच रहा था, दे आर पीपल विद मैच्योरिटी, कंट्रोल, एक्सपीरियंस, और इन चीजों की बड़ी जरूरत होती है। और उसमें क्या हुआ था हमारे साथ, वो भी हमने देखा था, बिग गन्स डिडंट वर्क देयर। चलिए हर वक्त तो नहीं जीत सकते हैं, बट दे वाज द नंबर वन वाज द बेस्ट बैटर इन 2020 क्रिकेट और परहैप्स इन द वर्ल्ड इन ऑल फॉर्म्स ऑफ क्रिकेट, ये जो बाबर आजम था। बट खैर नेवरदलेस मैं ये कहता हूँ नथिंग ऑफ दिस शुड मैटर, इसका कोई जरूरत नहीं है प्रिवेल करने के लिए। हमने वो देख लिया, सब पूरी दुनिया कह रही थी कि हम इन एक्सपीरियंस हैं, हमारे पास वो नहीं है और ये नहीं है, और देखिए उनकी बड़क्षे उड़ा दिए हम जंग में, एयरफोर्स की जो जाके हमारी उनके साथ की है, अभी तक वो मूडी को अपना सर छुपा रहा है आदमी। तो देयर इज द ब्यूटी ऑफ क्रिकेट, भी ऐसा ही है जी, इंशाअल्लाह ऐसा ही होगा। ब्यूटी ऑफ क्रिकेट ये है कि किसी को नहीं पता हाउ व्हाट इज गोइंग टू हैपन। तो although that they are more talented, although they are more experienced, more mature, मेरे ख्याल में कुछ भी हो सकता है और इंशाल्लाह हम जीतेंगे। ठीक है मीर साहब, अभी हमने थोड़ी देर पहले जो ऑप्टिक्स देखे जिसमें दोनों कप्तानों ने हाथ नहीं मिलाया, ये उसी की एक्सटेंशन है जो वहाँ पे पॉलिटिकल एक प्रेशर डेवलप हुआ हुआ है टीम के ऊपर भी, आवाम के ऊपर भी, क्रिकेट लवर्स के ऊपर बेसिकली। व्हाट यू से अबाउट दैट? और फिर उसके बाद आप इस पर भी कमेंट कीजिएगा, टॉस जीतकर जो बैटिंग करने का फैसला किया, क्योंकि आप मुसलसल ट्रांसमिशन में बोलते रहे हैं कि बैटिंग करनी चाहिए। लेकिन सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि आज बहुत बड़ा एक स्लैप क्रिकेट के ऊपर पड़ी है, बहुत बड़ी। क्रिकेट टीम्स को जोड़ती है, प्लेयर्स को जोड़ती है, और जब इंटरनेशनल इवेंट्स होते हैं, वर्ल्ड कप्स हुए, T20 और सारे, तो उनका मकसद एक ही है कि एक कोहेजन क्रिएट हो इन द ब्रदरहुड ऑफ क्रिकेटिंग नेशंस। तो आज हिंदुस्तान ने एक बहुत अफसोसनाक पिक्चर प्रेजेंट की है।
अगर हमारा रन रेट, वी शुड प्लीज अंडरस्टैंड कि रन रेट हमारा इट शुड बी रीजनेबल। देखिए अगर ऐसा नहीं होता है कि 2 मेडल्स खेल लें और लास्ट 2 जब 50 रन रह गए आप समझे कि हम वो कर लेंगे। सो यू मस्ट कीप द रन रेट शुड बी स्ट्रांग। ये खुद यू कांट स्लॉग योर वे टू विक्ट्री, ये नहीं हो सकता है। ये विलेज क्रिकेट में भी नहीं होता है कि आखिरी 6 पाकिस्तान की टीम में जो एंकर कर सके इनिंग्स को, जो कि रन्स में इजाफा कर सके, क्योंकि हम डॉट बॉल्स बहुत देखी हमने ओमान के खिलाफ भी, बहुत ज्यादा या तो डर के खेल रहे होते हैं पाकिस्तानी क्रिकेटर या फिर इतने जारहाना हो जाते हैं कि वो फिर हवा में उछाल देते हैं बॉल। किस प्लेयर पे आप रिलाई करें? देखिए 2020 में डॉट बॉल इज कोई एक्सक्यूज ही नहीं है। 2020 में डॉट बॉल होना, किसी ना किसी तरीके से छुओ उसको, किसी तरीके से विकेट कीपर के सामने आके खड़े होके वो रोक नहीं सके और 22 मिल जाए। खुदा के लिए 2020 इज वेरी सिंपल। 180 बॉल होते हैं, यू कांट वेस्ट 1 बॉल। तो इनको थोड़ा सा इस बात पे सोचना चाहिए। गुड बॉल, देखिए 2020 तो विलेज ग्रीन क्रिकेट है, वो एक ही शॉट चलता है, 1 हुक ज्यादा से ज्यादा, काउ स्वीप उस हमारे जमाने में कहते थे, काउ शॉट। तो कहने की बात यह है कि जब बॉल्स कम है, यू गॉट टू स्कोर ऑन एवरी बॉल। डोंट गिव द लास्ट 2 पीपल 20-30 रन टू गेट इन 1 ओवर और 20 रन टू गेट इन 1 ओवर, नॉट गुड। तो ये नहीं होना चाहिए और कप्तान को ये उनको समझाना चाहिए। और अगर आप नहीं छू सकते, आपका फॉर्म नहीं है, आप कर नहीं सकते, देन गेट आउट, गेट आउट एंड लेट द अदर पर्सन कम एंड ट्राई। इस तरह से ना करें, इस तरह से लाली साहब गेट आउट ना करें प्लीज। अभी मैच जो है वो शुरू नहीं हुआ, इस तरह से ना करें। अच्छा बोलते हैं। देखिए जो जिम्मेदारी मेरे नज़दीक है बैटिंग की, मुझे बॉलिंग का मसला नहीं है। मैंने बैटिंग पहले करने का फैसला किया, अब मैंने बैटिंग करनी है। मुझे एक बड़ा स्कोर चाहिए, मुझे एक बड़ा स्कोर चाहिए और उसमें जो जिम्मेदारी बनती है, मैं साइम पे जिम्मेदारी नहीं दूंगा, मैं फखर जमान से कहूंगा, मैं सलमान अली आगा से कहूंगा। ये 2 प्लेयर हैं जिनको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। और अगर दो पार्टनरशिप्स, देखिए साहबजादा फरहान अभी आया है और वो यानी देखते हैं कि कैसे परफॉर्म करता है। बहुत बड़ा ये मैच होता है इंडिया पाकिस्तान का। अब इसमें एक और चीज़ भी है कि जिम्मेदारी की बात तो हो गई, ये मौका होता है हीरो बनने का। जो पाकिस्तान इंडिया के मैचेस में जिस तरह सलमान बट ने 2 सेंचुरियां कर दी, या जिस तरह 2017 में जो है वो फ़खर जमान ने 1 सेंचुरी कर दी यानी फाइनल में, और फिर हम जीत गए। हीरो बनने का तो अपने खिलाड़ियों से गुजारिश ये है कि हीरो बनने के लिए ना खेलें, खेल के हीरो बने। अगर आपके दिमाग में ये है ना जी हमने हीरो बनना है और हीरो बनने के लिए तो 2 छिक्के लगा के तो फिर आप आउट हो जाते हैं, तो टोटल स्कोर आपका 12 बनता है। तो पहले 2 छिक्के कोई काउंट ही नहीं करते। ठीक बात है। आपने हीरो बनने के लिए नहीं खेलना, खेलने के लिए खेलें और उसके बाद हीरो आप बनेंगे। देखें ना, अब नजमुल साकिब साहब ने वही बात की जो मैं पहले कर रहा था। देखिए ना, वो कहते हैं फिर आके आए उधर वही आ जाते हैं। अच्छा, रिलाई कौन से प्लेयर्स पे आप कर रहे हैं जिन प्लेयर्स को एंकर करना चाहिए और ज़्यादा कंट्रीब्यूट करना चाहिए? मेरी नज़र में आप हर एक पे रिलाई करते हैं, किसी 1-2 प्लेयर्स पे कभी रिलाई नहीं करते। बिकॉज एक तो जब आप रिलाई करना शुरू कर देते हैं, आपका टीम जो मोराल है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। जब 2 आपके आउट हो जाते हैं फिर क्या होगा? आपने हर एक पे रिलाई करना है और आप एक्सपेक्ट करेंगे कि आपकी टेल है जो हम कहते हैं कि एंड में इसको वैक भी करनी चाहिए। तो यू नो नंबर 1 to नंबर 11 हम पूरी उम्मीद रखते हैं कि हर जो लड़का है वो अपना अपना एक रोल प्ले करे। जब हम एक्सपेक्ट करते हैं कि जी मेन बैटिंग लाइनअप आउट वो रन्स नहीं कर रही, आप देखेंगे कई दफ़ा जिस तरह नसीम शाह को आपने देखा है कि एंड में आके क्या परफॉर्मेंस भी वो देख चले गए हैं। तो ये एक रोल होता है 2020 क्रिकेट में, या 2020 क्रिकेट में जे भी पीजे क्या रोल होता है? एक ही रोल होता है, रन बनाओ। ये 5 डे का क्रिकेट नहीं है कि आप जैसे ट्रेवर बेली ने 3 दिन बैट किया, 55 रन बनाए और ड्रॉ हो गया और वो हारने वाले थे अगर वो उधर से हट जाता। दिस इज 2020 यार, दिस इज 180 बॉल्स एंड यू गॉट टू स्कोर ऑन एवरी बॉल। मुझे ये पता है, 1 मिनट रुके। मुझे ये पता है कि अगर खुदा न खास्ता आज का मैच पाकिस्तान हार गया ना,
तो मैं पूरे इस 92 के बाहर भी देख रहे हैं, इधर पाकिस्तान में भी देख रहे हैं। आप सबको बताना है मैंने कि अगर आज पाकिस्तान हारा तो वो पीजे मीर साहब की पता वजह था से वो। हारेगा। देखा, सुन करो बात। और पाकिस्तान जब जीतेगा सर, आपने भी बाल कटवाने जिस तरह हमने कटाए हैं। That would be an interesting thing to see. अच्छा, सही है। वेरी गुड। मीर साहब एक ज़रा फाइनल कमेंट आप इस चीज़ के ऊपर कर दें, फिर मैंने ब्रेक पे भी जाना है कि स्पिन अटैक इंडियन साइड को हम देख रहे हैं कि बहुत स्ट्रेंथ नज़र आ रही है, लेकिन दूसरी तरफ हम ज़ाहिर है यहाँ पे देख रहे हैं पाकिस्तान की स्पिन अटैक तो है, लेकिन पेसर्स की कमी, डेथ ओवर्स के लिए किसको रखना था, हारिस रऊफ को नहीं रखा। बॉलिंग को अगर आप कंपेयर करें तो आपको क्या नज़र आता है कि पाकिस्तान को कहाँ पे ओवरकम करने की ज़रूरत है, कौन मेन प्लेयर होना चाहिए बॉलिंग में? देखें, जब हम कहते हैं कि हमारे पास एक वर्ल्ड क्लास बॉलर है शाहिनशाह अफरीदी, तो डेथ के ऊपर या वैसे भी जब आप बॉलिंग कर रहे होते हैं तो शाहिनशाह अफरीदी को एक पार्टनर चाहिए होता है, जिस तरह वकार वसीम का हो गया था। जी। फिर उसका अगर आप कह लो कि एक ब्रेक मिलती थी तो आके बाज जाता था। हाँ। फिर आपके पास स्पिन भी एक हो जाती थी। ठीक है। इमरान के साथ भी यही था, जब वो आता था वकार यूनुस एंड ऑल, दूसरा हमें यहाँ शाहिनशाह अफरीदी के साथ जो है ना आगे कोई नहीं है। दैट इज़ द रीज़न आई वुड प्रेफर टू ड्रॉप सूफियान और मैं हारिस को अंदर लेके आता था। अच्छा। देखो 145 पे गेंद करता है यार वो, और जब वो करता है, और इसने देखो सूर्या को किस तरह इसने आउट किया हुआ है पहले, जी। तो उस लिहाज से एक साइकोलॉजिकल भी, और जो आपका सवाल है एंड में, आई वुड हैव टेकन एडवांटेज ऑफ द ड्यू फैक्टर, Right. बट देन हमें क्या पता था कि हम टॉस जीतेंगे हारेंगे, ठीक है ना। तो ये चीज़ें ये चलती रहती हैं, बिकॉज यू हैव टू अनाउंस द टीम बिफोर द टॉस। तो उसके अंदर आई वुड से लेट्स नॉट गेट इनटू द निटी ग्रिटी, Right. लेट्स होप, जिस तरह नजम साकिब साहब भी बात कर रहे हैं और वो जो जी। हिलाली साहब कह रहे हैं काउ शॉट्स, वो भी हम देखेंगे, बट लेट्स वेट एंड सी, एंड लेट्स सी के how we perform. राइट, नजम साकिब साहब आप भी ज़रा आखिरी देखिए कमेंट कर दें कि फाइनली मीर साहब मान गए हैं कि पाकिस्तान जीत रहा है। आपको मुबारक। इंशाल्लाह, बहुत मुबारक हो। लेकिन ये आखिरी जरा कमेंट कर दें, ओमान के खिलाफ जो आपने मैच देखा, आपको क्या लगता है पाकिस्तान की जो वीकनेसेस थी तो आप उसको अगर आइडेंटिफाई कर सकें, और आज के मैच में क्या कुछ नज़र नहीं आना चाहिए जो उस मैच में नज़र आया वीकनेसेस के तौर पर? ये मुझसे पूछ रही है? जी नजम साकिब साहब आपसे। जी। देखिए, ओमान के साथ जो मैच था वो कम से कम पाकिस्तान को 350 रन करने चाहिए थे, और उसमें जो जिस तरीके से हम खेले, हमने बड़ा लाइटली लिया। जी। लेकिन वो चीज़ इसमें रिपीट इसलिए नहीं होगी कि अगर सामने ऑस्ट्रेलिया है या इंडिया है ना, ख़ास तौर पे, तो हमारा ज़रा कुछ और होता है। हमारे जो है ना वो हमारी सोच का अंदाज, हमारा देखना उसको, और फिर अपने घर को देखना। Pressure. पाकिस्तानी इतने करोड़ों लोग देख रहे हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि वो गलतियां हम करेंगे। वो लाइटली हमने लिया। अब आप देखिए, उसके मुकाबले में इंडिया ने लाइटली नहीं लिया और आराम सुकून से श्रीलंका कल बांग्लादेश के खिलाफ जीत गया है। तो जो छोटे यानी जो मिनोज हमारे हैं, उनके से जब आपका मैच होता है तो उसमें तो आपका 6 ओवरों में 7 ओवरों में मैच खत्म होना चाहिए। सही बात है। आज का तो कांटेदार किस्म का मैच है ना। आज वो गलतियां नहीं करेंगे, कैच कोई नहीं छोड़ना आपने, खबरदार। और मुझे वो याद आ रहा था, वो जो यानी वो हमारा था ना स्पिनर जो शादाब, जिसने वो कैच किया था आपके 2017 की जो आपकी चैंपियंस ट्रॉफी हुई थी। जी। एक कैच, और फिर लक थोड़ी सी अगर हमारे साथ है। आपको याद है पहला ओवर था और यानी फखर जमान आउट हो जाता है और पता लगता है जी कि जसप्रीत का जो वो बॉल है वो नो बॉल हो जाता है। तो थोड़ी सी अगर लक हुई और उसके बाद ज़्यादा सा आपने कॉन्फिडेंस दिखाया और आसाब पे काबू रखा, जीत तो हम पहले ही कह चुके हैं कि पाकिस्तान ने। ये देखा ना, ये वही बात की है हाजी। वो अगर ये होगा तो रन रेट कैसा होगा, फिर वो क्या होगा, फलाना क्या होगा। मॉरल विन हमारी है कि हमने बायकॉट की बात नहीं की, प्रोटेस्ट स्टेज नहीं किया। मॉरल विन हमारी है। जी देखिए, ओमान के खिलाफ हम कंफ्यूज हो गए थे। हमें पता नहीं था कि क्या, हमारे बैट्समैन बड़े कंफ्यूज लग रहे थे। उनको पता नहीं था कि छक्का मारूं या चौका मारूं। इसमें वो अच्छा। इसलिए नहीं मार सकी। ऐसी कंफ्यूजन थी, ऐसी। इंडिया के सामने क्या होगा? हाँ, माने वेदर टू हिट देम।
whether to hit them for a 6 or for a 4. We couldn't make up our minds, so we settled for 2 runs only. टू रन ओनली, दैट्स नाइस। चलें जी, मैच जारी है और देखते हैं कि मैच कौन जीत। मॉरल फतह हमारी है क्योंकि पाकिस्तानियों ने ना कोई प्रोटेस्ट स्टेज किया है, ना ही किसी बॉयकॉट की बात की है, बल्कि हम गए हैं क्रिकेट मैच देखने के लिए। हमारे मुल्क में स्क्रीन्स लगी हुई हैं, खुशी खुशी इसको सेलिब्रेट किया जा रहा है। हार या जीत अलग बात है, इंडिया को इससे कुछ सीखने की ज़रूरत है। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात एक नाजुक मोड़ पर खड़े हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने रिसेंटली बन्नू के दौरे पर अफगानिस्तान की इंतज़ामिया को एक 2 टोक पैगाम दिया है कि पाकिस्तान और टीटी में से एक का इंतखाब कर लो। अब इसका अगर पस मंज़र देखा जाए तो 12 फ़ौजी शहदा की क़ुरबानियाँ हमने देखी और फिर 35 दहशतगर्दों की हलाकतें हुई। इस्लामाबाद यानी पाकिस्तान ने ज़ाहिर मौक़िफ़ लिया है कि जो अफ़गानिस्तान है वो क्योंकि सेफ़ हेवन बना हुआ है, वहाँ से क्रॉस द बॉर्डर दहशतगर्दी के वाक़यात हो रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर आके भी दहशतगर्दी के वाक़यात हो रहे हैं, तो उससे निपटने के लिए बारहा अफ़गानिस्तान को ये कहा गया है कि जी आप इसका कुछ करें, कोई पॉलिसी अपनाएं। मगर अफ़गानिस्तान पाकिस्तान के ऊपर ये डाल देता है कि जी ये तो आपका काम है, बॉर्डर सिक्योरिटी अगर आप महफूज नहीं रख सकते तो हमें क्यों कह रहे हैं। तो इस पे ये जो एक मौक़िफ़ लिया गया है शहबाज शरीफ की जानिब से कि जी आप या तो पाकिस्तान को चूज़ कर लें या फिर TTP को चूज़ कर लें, अफ़गानिस्तान के लिए क्या ये एक पॉसिबल ऑप्शन है, क्या ये चॉइस है उनके पास? ज़फ़र हिलाली साहब। मैं तो हैरान हूँ कि प्राइम मिनिस्टर साहब ऐसे सवाल पूछ रहे हैं। काबुल ने तो फैसला कर लिया है, काबुल ने तो कर लिया है कि वो TTP है, दे प्रेफर TTP ओवर पाकिस्तान। क्या आप अब तक आपको ये सबक नहीं मिला है? माने ये जो 100 लोग मारे जा रहे हैं, 50 आ रहे हैं और 20 इधर और 20 नेक्स्ट डे मारे जा रहे हैं, इसका आपका कोई पता ही नहीं है क्या फैसला किया है काबुल ने? Of course they've decided. अब बात यह है कि आप में हिम्मत कब आएगी, आप में हिम्मत कब आएगी कि फैसला करना कि जो मुल्क जंग लड़ रहा है हमारे खिलाफ उसको जवाब कैसे देते हैं। आप तो उनको अपने भाई बनाए हुए हैं, ये भाई है, ये तरीके से लड़ाई भाई करते हैं, बॉर्डर से आते हैं, मर्डर करते हैं, क्या कैप्चर करते हैं, क्या क्या नहीं करते हैं, और कहते हैं हम फिर आएंगे और आते हैं। और हमारे लोग जो मर रहे हैं, खामखा मर रहे हैं, कौ जंग में मर रहे हैं भाई, ये कोई ना ऐसे ही पेट्रोलिंग में नहीं मर रहे हैं, ये जंग में मर रहे हैं। एंड दे आर डाइंग इन डजन्स। और किसने कौन आके मार रहा है उनको वो भी उनको पता है, किधर से आ रहे हैं वो भी पता है, कौन पैसे दे रहे हैं वो भी पता है। ये सुसाइड नहीं कमिट कर रहे हैं, मर रहे हैं, मारे जा रहे हैं। माय गॉड, अगर हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब को इतना देर लगता है फैसला करने तो अब आप क्या कर सकते हैं। आई एम वेरी सॉरी, आई एम वेरी सॉरी। खुदा के लिए टेल द ट्रूथ, स्टैंड अप, दिस इज वॉर, नथिंग लेस। नहीं चाहिए हमें वॉर, बिल्कुल सही है, नहीं लड़ना चाहते वॉर, मगर हमारे पे ये मुसल्लत किया जा रहा है। और अब नहीं लड़ेंगे तो कब लड़ेंगे? जब आपके अपने लोग कहेंगे कि ये लड़ नहीं सकते। What do you think the Afghans are saying? What do you think ये TTP murderers are saying? और हिंदुस्तान क्या कह रही है इनको? जाओ लड़ो, कामयाब हो रहे हो। हमें तो कहा गया था कि $500 मिलियन का फेंस लगा रहे हैं और कोई नहीं आएगा, और जब आएगा फट करके हमें पता चल जाएगा। ये तो भरा भर आ रहे हैं भाई। वो $500 मिलियन का थोड़ा हिसाब भी तो दे दें। नो, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। अब प्राइम मिनिस्टर साहब प्लीज मेहरबानी से, ठीक है आप कहें कि हम लड़ेंगे, कभी कभी आप लड़ेंगे, और मैं कह तो दें यार, फैसला तो करें कि जो लोग आके आपको 100, 200 लोगों, 300 लोगों को मारते हैं वो आपके दुश्मन कहते हैं। वो दुश्मन होता है आपका, वो भाई नहीं होता है, वो हम अच्छा सा हम साया नहीं होता है। या तो अगर वो ठीक से, अदरवाइज गिव अप, छोड़े फिर। अच्छा मीर साहब, हिलाली साहब तो काफ़ी डिसअपॉइंटेड नज़र आ रहे हैं। आप भी क्या वज़ीर आज़म की स्टेटमेंट से डिसअपॉइंटेड हैं? क्या ये ऑप्शन देना भी, वॉज इट इवन एन ऑप्शन, या इज़न्ट इट ऑब्वियस, या फिर ये एक वार्निंग है पाकिस्तान की तरफ से? मैं समझता हूँ जी कि वो कहते हैं ना,
an ounce of apology is worth a pound of loneliness. प्राइम मिनिस्टर ने बड़ी अच्छी एक मैं समझता हूँ एक स्टार्ट तो किया है ना. अच्छा, बिल्कुल आई एग्री विद हिलाली साहब, ये पहले होना चाहिए था, लेकिन एटलीस्ट द प्राइम मिनिस्टर हैज इनिशिएटेड दैट एंड टोल्ड कि भाई तुम डिसाइड करो या पाकिस्तान या टीटीपी, सिंपल एज दैट. तो कहा तो है ना उन्होंने. तो अब शुरू हो गया. अब हमने इसको आगे देखना है कि काबुल इसको कितना सीरियसली लेता है, काबुल उसकी क्या इम्प्लीमेंटेशन करता है, काबुल कितने कमात लेता है. नहीं ऑलरेडी कि काबुल ने कुछ नहीं किया. नहीं जी, देखें जो प्राइम मिनिस्टर ने अभी जो बात की है, वो बात है ना कि आर यू विद अस और नॉट विद अस, वो वाली बात. ये वही सवाल है जो अमेरिका ने किया था हमसे. बस. तो अब द क्वेश्चन इज कि अब हमने भी कह दिया कि आर यू टीटीपी और विद पाकिस्तान. हम अफ़गानिस्तान को चाहते हैं कि एक अमन का मुल्क बने, हम चाहते हैं कि वहाँ ट्रेड अच्छी हो, हम चाहते हैं कि हमारे बायलैटरल्स अच्छे हों, हमारे रिश्ते अच्छे हों, हमारे एक दूसरे के साथ जो रंजिशें हैं ये दूर हों. लेकिन अगर वो इसी चीज़ पे रहते हैं और उनकी जो कैबिनेट के अंदर जो कुछ एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स हैं जो कि आइडेंटिफाई हो गए हुए हैं, अगर आपने इनको रखना है तो नेचुरली ये टीटीपी को कहीं ना कहीं से तो फंडिंग मिल रही है ना जी. लेटेस्ट वो आर्म्स के साथ और एम्यूनिशंस के साथ अगर वो लड़ रहे हैं तो उनको कोई ना कोई तो फंड कर रहा है. क्या हिंदुस्तान फंड कर रहा है? क्या अफगानिस्तान कहता है कि उनको कहो कि भाई प्रॉक्सी वो करें? क्या अफगानिस्तान इसके पीछे? अफगानिस्तान हैज़ टू बी बिहाइंड इट because it is the country from the where the terrorism is emanating. Right. तो जहाँ से ये terrorism आ रही है, तो I think एक full stop और एक मैं समझता हूँ कि एक स्टैंप लगा दिया आज हमारी गवर्नमेंट ने, प्राइम मिनिस्टर ने इन पर्टिकुलर कि भाई यू नो एक शट अप कॉल दे दी है. अब इस शट अप कॉल को अफगानिस्तान कितना सीरियसली लेगा और उसका रिएक्शन क्या होगा ये आपको पता चल जाएगा. हेडलाइंस तो आज है ना, कल आपके पास कुछ ना कुछ तो रिएक्शन आएगा. एंड आई होप एक सेंसिबल रिएक्शन आए कि जी बिल्कुल आप सही कहते हैं, हम आपके साथ हैं और टीटीपी को हम पकड़ेंगे. अच्छा. लेकिन साथ ये जो बाब वायर लगाई है ये 1700 मील की 1600 मील की, मुझे बताइए कि इसके अंदर ब्रीचेस क्यों हो रहे हैं? क्या ये जो बाब वायर है इसके जी हमारे 17 इर्रेगुलर रूट्स हैं जी जो कि अफगान आर्मी की हमारी और हमारी आर्मी की स्कर्मिश भी हुई है इसके ऊपर. whether they were Afghans or whether they were terrorists, we don't know. But at the end of the day, there were skirmishes जो कि पाकिस्तान ने रिपेल कर दिए. तो पाकिस्तान तो करता रहेगा. हम एक और मुसीबत जी जो इजराइल ने कतर में कर दिया है. हमने भी कहा था, पीछे एक स्टेटमेंट आई थी कि हम भी जाके हंट करेंगे. ये एस्केलेशन हो जाएगी अगर हमने भी ये कर दिया जाके एक सॉवरेन कंट्री के अंदर एक दहशतगर्द को पकड़ने के लिए, तो फिर हमारे और इजराइल में क्या फ़र्क होगा? तो ये एक अगेन एक ट्रिकी सिचुएशन क्रिएट हो रही है. और ये ट्रिकी सिचुएशन एक ही चीज़ से अवॉइड हो सकती है कि हमारा फॉरेन ऑफिस और उनका फॉरेन ऑफिस बैठ के किसी नतीजे पे पहुँचें कि ये जो दहशतगर्दी है इसका ख़ात्मा किया जाए. अगर नहीं करेंगे ये दहशतगर्दी अफ़गानिस्तान को भी लेकर डूबेगी. हमें तो वैसे इसने डुबाया हुआ है, हिंदुस्तान भी इसका इफेक्ट ही होगा. नजमुल साकिब साहब, आप किस तरह इंटरप्रेट कर रहे हैं शहबाज शरीफ की इस स्टेटमेंट को या जो ऑप्शंस उन्होंने 2 ऑफ़र किए अफ़गानिस्तान को? पहले तो एक ख़बर देनी है कि इस सिलसिले में पाकिस्तान ने क्या फ़ैसला किया है. अच्छा, क्या? ये बातें तो हम सोचते यानी सुनते रहते थे कि दहशतगर्द वहाँ से आते हैं, सेफ हेवन्स वहाँ पे हैं, ख्वारिज वहाँ पे हैं, टीटीपी वहाँ पे है, उधर की जो हुकूमत है वो उनको तहफ़्फ़ुज़ देती है. उधर की हुकूमत को यानी काबुल में जो तालिबान हैं उनको अच्छी तरह से पता है कि कौन किस जगह पे छुपा हुआ है, कौन से गार, कौन से पहाड़ में, कौन से घर में ये लोग छुपे रहते हैं. वो जो यानी 100 रोटियाँ बनती हैं तंदूर की वो कहाँ जा रही हैं, हमें सब पता था. याद रहे कि 1-2 दफ़ा हम उसमें एक्शन भी कर चुके हैं और उसमें उनके लोग जो है वो मारे भी गए हुए हैं. जो इस वक्त की आज की स्टेटमेंट है ना, उसमें वज़ीर आज़म हमारे ने एक 2 टोक फैसला किया है और ऐलान किया है कि अफ़गानिस्तान चुन ले कि वो पाकिस्तान के साथ है कि टीटीपी के साथ है. ये तो यानी कब से हम कह रहे हैं और उनसे जब मुलाकातें होती हैं पिछले आप 3-4 यानी साल देख लीजिए, जब से तालिबान की हुकूमत आई है उनके साथ हमने कितने डेलीगेशंस भेजे हैं और उसके बाद उनको बताया है
कि बाबा ये आपको पता है और आप ये नहीं कर रहे, आप नहीं कर रहे तो ये अच्छा नहीं होगा। उन्होंने ये सुनी अनसुनी की है। और अभी जो एक दलील दी जा रही है ना पाकिस्तान में, देखें जी उधर तो जलजला आया हुआ है, उधर तो फलाना है और भाई हैं आपके फलाना। तो ये कैसे भाई हैं जो जलजले का शिकार हैं लेकिन इस तरफ जो है ना वो दहशतगर्दी करवा रहे हैं? तो ये तो कोई बात नहीं बनती। वेलकम बैक जी। हमने देखा कि इजराइल की बर्बरियत जारी है और वो आहिस्ता आहिस्ता पंजे और अपनी जो एक उसकी इंटेंट है, एक वायलेंट इंटेंट नज़र आती है, वो ख़ित्ते में फैलाता जा रहा है। और जिसका सबूत हमने रिसेंटली ये देखा कि कतर के दारुल हुकूमत दोहा में एक हमला होता है, स्ट्राइक की जाती है और इसके बाद हम ये देखते हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा भी मुतहरिक होती है, अरब ममालिक की जानिब से भी स्टेटमेंट्स आती हैं, पाकिस्तान भी बड़ा एक्टिव रोल प्ले करता है। अब एक बड़ा अहम इजलास होने जा रहा है जो कि कतर ने बुलाया है हंगामी तौर पे, अरब इस्लामी सरबराही इजलास, जिसमें पाकिस्तान भी शामिल होगा, ईरान भी है, मलेशिया की शिरकत का भी इम्कान है। अब सवाल ज़ाहिर है ये कि ये इजलास सिर्फ स्ट्रॉन्गली वर्डेड स्टेटमेंट तक ही महदूद रहेगा, लोग आएंगे, बयानात देंगे, एलामिया जारी होगा जो कि हमेशा से होता रहा है, बस वहीं पे फुल स्टॉप लग जाएगा, या फिर इसकी कुछ प्रैक्टिकल इम्प्लिकेशंस भी हमें नज़र आएंगी? मीर साहब क्या लगता है आपको? अब रामीन आपने एक लफ्ज़ कह तो दिया है जी कि क्या इस तरह ही होता रहेगा। हाँ, बदकिस्मती से इस तरह ही होता रहेगा। अच्छा, ये सारी टोपी ड्रामा बात, मजम्मत, ये वो फलाना, अगला काम करके चला जाता है, हम मजम्मत में लगे हुए हैं। मैं इसीलिए जो पिछले सेगमेंट पे हमने बात की थी, मैं बिल्कुल प्राइम मिनिस्टर के साथ हूँ। और यार कहा तो है ना किसी ने, बोला तो है कोई, फ़लस्तीन के अंदर लोग शहीद हो रहे हैं in the name of Islam, in the name of sovereignty, in the name of their own state, they are being killed, they are being murdered, genocide हो रहा है। हम बातें कर रहे हैं, अरब स्टेट्स बैठे हुए, वो कहते हैं जी अगर आपने रोका नहीं हम अपने डिप्लोमेटिक रिलेशन ख़त्म कर देंगे, ये यूएई कहता है। और भाई क्या बात है कि करो, जब तक तुम नहीं करोगे हम क्या बात करेंगे यार। चलो हम तो फिर भी यहाँ बैठ के बात कर रहे हैं। मैं तो फिर अपने, वो कहते हैं ना, अपने घर को, अपने गलेबान को आगे झांको, तो मैं अपने गलेबान में जब झांकता हूँ, मेरे कश्मीर के लिए कौन बात करता है मुझे बताओ। आज तक किसी मुस्लिम उम्मा ने बात की है कश्मीर के ऊपर कि नो इट इज़ द राइट? कोई बात नहीं करता। हम बोलते हैं पाकिस्तान में फ़लस्तीन के लिए, ठीक है हमें बोलना चाहिए, बट मैं हमेशा कहता हूँ इनको बोलो मेरे कश्मीर के लिए भी बात करें। मैं खुद गर्ज हूँ, मेरे लिए कश्मीर ज़्यादा प्यारा है, ठीक है फ़लस्तीन के लिए मेरी पूरी हमदर्दी है, रहेगी, लेकिन मेरे कश्मीर के अंदर भी तो देखो क्या हो रहा है। ठीक बात है, वहाँ दोहा के अंदर रेस करो यार, ये पॉइंट क्यों नहीं रेस करेंगे? इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने दिया। हम फ़लस्तीन ठीक है करो, लेकिन अपने घर, अपने खिते के लिए भी करो, अपने घर से शुरू करना चाहिए। देखिए आप देखो, बिकॉज ऑफ दैट पाकिस्तान को नुकसान कितना हो रहा है। हमारी एक ट्रबल स्टेट है, हम हर जगह चले जाएं, इकोनॉमिक डिप्रेशन में हम जा रहे हैं, हमारा खर्चा कितना आर्म्स एंड एम्यूनिशंस पे लग रहा है बिकॉज ऑफ दिस सिचुएशन। ठीक है, तो वी गॉट टू, समबडी इज गोइंग टू कम अलोंग एंड टॉक अबाउट इट। एब्सोल्युटली। नजमुल साकिब साहब, आप क्या फोर्सी कर रहे हैं? ये जो अब इजलास होने जा रहा है, इसके नतीजे में क्या होगा? क्या कोई मुश्तरका दिफाई हिकमत अमली सामने आ सकती है? बताता हूँ। देखिए, एक रिक्शे के पीछे लिखा हुआ था, शोर न करें 50 इस्लामी ममालिक सो रहे। और मैंने कहा यार ये कमाल की बात इसने लिखी है, यानी क्या ज़बरदस्त बात है, सो रहे। अब आता हूँ आपके सवाल की तरफ। देखिए, ये तो होगा ही नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता कि ये जो दोहा में इमरजेंसी मीटिंग हो रही है, जिसमें कि यानी आज जो है वो उनका मिनिस्ट्रियल सेगमेंट है, कल जो है वो इनका जो यानी हेड्स ऑफ गवर्नमेंट और हेड्स ऑफ स्टेट जितने भी आए हुए हैं, 50 से ज़्यादा ममालिक ने ऑलरेडी कह दिया है। आपको पता है ना 57 ममालिक हैं OIC के, उसमें से 50 से ज़्यादा लोग जो इकट्ठे हो रहे हैं। ये तो हो ही नहीं सकता कि वो कहें जी चले मिल के ऐसा करते हैं, अपनी अपनी फ़ौज को इकट्ठा करते हैं और मिल के इजराइल के साथ मुकाबला करते हैं। ये तो समझिए कि इस पे कांटा लगा, ये होगा ही नहीं, इस पे तो क्रॉस लगा हुआ है, इसका तो सवाल पैदा नहीं होता। तो बाकी रह गई इस बात के, ये जो होगा यानी क्या हो सकता है। मेरे ख्याल में मजम्मत तो वो बड़े अरसे से हो रही है, मजम्मत ज़रा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी अगर सिर्फ एक चीज़ कर सकें, क्योंकि ये चीज़ है जो कि कर सकते हैं ये, और इससे एक बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज जाएगा
जंग की बात नहीं मैं कर रहा, वो क्या है? मुसलमानों में बहुत सारे मुसलमान ममालिक ने इजराइल को तस्लीम किया हुआ है। अगर सिर्फ ये ऐलान हो जाता है जिन्होंने तस्लीम किया हुआ है वो रिट्रीव करें, वो इस पे से विड्रॉ करें, और जिन्होंने नहीं किया हुआ, जिसमें पाकिस्तान, इंडोनेशिया, मलेशिया है, वो कहें कि जी हम सवाल ही पैदा नहीं होता, हम तो 2 स्टेट सोल्यूशन की ही तरफ जाएंगे और हम यानी इजराइल को तस्लीम करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। अच्छा, इसमें जंग तो नहीं कर रहे आप लड़ाई नहीं कर रहे, आप किसी को नाराज नहीं कर रहे, और ये कि तस्लीम करके पीछे हटना, मिसाल के तौर पे क्यूबा वो करता है, यानी इसको तस्लीम करता है इजराइल को, फिर नॉन अलाइन मूवमेंट होती है और यानी उसकी मीटिंग होती है, उसके बाद वो वापस आते हैं हवाना में और कहते हैं जी कि हमने जो तस्लीम किया था इजराइल को अब हम नहीं करते, और वो दिन है और आज का दिन है। आखिरी बात देखिए, ये कहना कि कश्मीर पे बात नहीं होती, कश्मीर पे बहुत ज़्यादा बात हुई है, लेकिन अगर आप टेक्निकली देखें ना तो 1969 में 1969 में जब ये रबात मोरक्को में बनी थी ना OIC, तो ये मस्जिद अक्सा के बर्निंग पे बनी थी, और इसका एक ही मकसद था कि फ़लस्तीन का कॉज जो है ना उसको आगे बढ़ाएंगे। बाद में ओवर द पीरियड इसमें इस्लामोफोबिया भी आ गया, इसमें कश्मीर भी आ गया, इसमें मुसलमानों की जो वैसे इकोनॉमिक हालत है वो भी यानी डिस्कस होती रही, लेकिन बुनियादी मकसद इनका फ़लस्तीन पे है। बट अनफॉर्चुनेटली अमली तौर पे फ़लस्तीन के लिए 1969 से लेके 2025 है, मुसलमानों ने फ़लस्तीन के लिए अमली तौर पे कुछ नहीं किया। बिल्कुल ठीक है। हिलाली साहब, मेरा सवाल मैं ज़रा रिफ्रेश करना चाहूँगी, क्या होने जा रहा है ये नहीं, क्या नया होगा इस इजलास के नतीजे में? हमने ये को स्पॉन्सर क्यों किया इस कॉन्फ्रेंस को? माने कि हम चले जाते, दूसरे लोग भी जा रहे हैं, हम चले जाते, को स्पॉन्सर क्यों किया? हाँ, कुछ हासिल करने के लिए ना, क्या बताने के लिए कि वी फील, वी केयर, राइट, है ना, यही वजह होते हैं कि आप जाके कहते हैं नहीं मैं भी। हाँ। तो हाउ डू यू फील एंड यू केयर जब आप कुछ नहीं करते हैं भाई, आप वही हाँ में हाँ मिला के वापस आ जाते हैं। सबको पता हो जाता है कि आप एक्चुअली यू आर नथिंग, तुम बस कहते रहते हो ये चीज। देखिए, सीधी सादी बात है, क्यों नहीं आप इस को स्पॉन्सर के पहले आप जाते ईरान को और तुर्की को और कहते कि भाई हम तो कहते हैं कि एक OIC का एक अलायंस बनाए फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ पैलेस्टीनियन कॉज। 2 चीजें उसमें होंगे। नंबर 1, we will act as a shield to protect the sovereignty of any Muslim nation that is violated by Israel. अगर इजराइल उन पे हाथ उठाए कि उन्होंने फ़लस्तीन के कॉज को सपोर्ट कर रहे हैं, तो हम उनको मदद करने के लिए आएंगे। GCC, जिनके पास इतने पैसे हैं कि कानों और नाकों से निकल रहा है, क्या वो नहीं फंड कर सकते हैं पाकिस्तान, टर्की, GCC गेट टुगेदर a defense agreement, an alliance for the protection of Palestine? क्या फिर ये आप एक और नेतन्याहू आके अगर ये सब शुरू करेगा, फिर भी आप यही भागते रहेंगे अमेरिकनों को, हेल्प मी डू समथिंग? क्यों नहीं आप करते? ज्यादा से ज्यादा कामयाब नहीं होंगे, ज्यादा से ज्यादा आप कामयाब नहीं होंगे ना। क्यों नहीं करते? यू डोंट हैव इट, यू डोंट हैव दैट स्पंक इन यू। मैं आपको एक और चीज बताता हूं, ये कहते हैं ना कि जंग हो जाएगा, 2 फ्रंट खुल जाएंगे, कभी नहीं खुलेगा आपके पास 2 फ्रंट। पहले ईरान इतना पागल नहीं है, नंबर 1। दूसरी बात, ये जो है अफगान, अगर इनके पास हिम्मत होती पहले नहीं आते, नहीं है हिम्मत इनको आने के लिए, आके दिखाएं हमें पाकिस्तान को क्या कर सकते हैं। ठीक है छोड़ें जी। सर, मेरे पास टाइम थोड़ा शॉर्ट है। नजमू साकिब साहब, आपके सवालात। शुक्रिया रामीन। पहले ज़रूरी सवाल, हुकूमत का एक बड़ा फैसला तय हुआ है कि ब्यूरोक्रेट्स की तरबियत को आलमी मायार पर लाया जाएगा, ब्यूरोक्रेट्स की तरबियत को आलमी मायार पर लाया जाएगा। ज़रूरी सवाल ये है कि आलमी मायार की तरबियत तो आप करवा लेंगे, आलमी मायार के ब्यूरोक्रेट्स कैसे पैदा करेंगे? इंटरेस्टिंग।
आज का गैर ज़रूरी सवाल, सीडीए ने इस्लामाबाद में नए कब्रिस्तानों के क़याम के लिए ज़मीन मुख्तस कर दी है। यानी अच्छा। सीडीए ने कहा है जी कि नए कब्रिस्तान ठीक है, बनेंगे, ठीक ये है। ज़मीनें मुख्तस हो गई हैं। गैर ज़रूरी सवाल ये है कि हमने तो सुना है कि इस्लामाबाद की सारी ज़मीन अलॉट हो चुकी है ऑलरेडी, ये नए कब्रिस्तान कहाँ आबाद हो रहे हैं? बिल्कुल ठीक है नाज़रीन, ये सवाल आपके लिए छोड़ के जा रहे हैं फीडबैक, जरा हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।